अब हम देखेंगे कि किन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। देखिए यूरोपियन यूनियन के अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के होने पे अब आप साथ ही देखे जाए, एक डायग्राम बना लें आप, आपके नोट्स भी साथ ही हो जाएंगे। सबसे पहले इसकी इकोनॉमिक पावर, फिर इसकी पॉलिटिकल पावर, और फिर इसकी मिलिट्री पावर, एंड एट लास्ट इसकी साइंस एंड टेक की पावर को बात करेंगे। देखिए जब तक पैसा नहीं है आपके पास, आप इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं है, आप मिलिटरली और पॉलिटिकली कभी पावरफुल नहीं हो सकते। इकोनॉमी ही आपके लिए सब कुछ है। आप जितने पैसे वाले हैं उतना ही अच्छे से आपके सब काम होते चले जाएंगे, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात फर्स्ट कि इसकी जो जीडीपी है, इसकी जीडीपी जो 2016 में थी वो थी $17 ट्रिलियन, $17 ट्रिलियन, और ये यूएस के बाद सारी दुनिया में सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी जीडीपी है, सेकंड नंबर पे। सेकंड थिंग, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो इसका शेयर है, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो शेयर है वो ग्रेटर देन है यूएस के वर्ल्ड शेयर में। जितना भी दुनिया का ट्रेड होता है, जैसे इंडिया का शेयर पूरे वर्ल्ड ट्रेड में, ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों, तो इंडिया का शेयर लेस देन 1% है। आप ये देखें कि यूएस का शेयर कितना है, और यूएस से भी ज्यादा शेयर है इसका वर्ल्ड ट्रेड में। थर्ड थिंग, यूरो। यूरो काफी मजबूत करेंसी है, और जितनी मजबूती करेंसी में है ना, उसका फायदा क्या होगा। मान लीजिए $1 $70 के बराबर है, यानी कि यूएस भारत से $1 देकर के $70 की चीजें खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन वही यूरो, जो €1 है उसकी वैल्यू ₹85 है, मान लीजिए 85 रुपीज है, तो भारत से €1 देकर के यूरोपियन यूनियन कितनी चीजें खरीद सकता है, 85 रुपीज की वैल्यू की चीजें वो खरीद सकता है। अगर आप इस चीज को बढ़ाएंगे, अभी तो आपको 15 का गैप दिख रहा है, अगर 1 लाख हो यहां 70 लाख होगा, लेकिन यहां 85 लाख, 15 लाख का गैप आएगा। ऐसे ट्रिलियंस में वैल्यू जाती है, मिलियंस बिलियंस में जाती है, तब इस चीज को समझ में आता है कि यूरो की स्ट्रेंथ है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसका जो है कंट्रीब्यूशन आप देखें, इसलिए WTO में भी इसकी आवाज बुलंद रहती है। और क्योंकि इकोनॉमिकली इतना पावरफुल है, एक एंटिटी की तरह, यूरोपियन यूनियन ने मान लीजिए निर्णय लिया कि चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो अब कोई भी देश जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है वो चाइना से ट्रेड नहीं करेगा। और चाइना इस चीज से डरता भी बहुत है, इसीलिए चाइना के ऊपर कोहर्सिव किसी फोर्स का यूज करने की बजाय, किसी मिलिट्री का यूज करने की बजाय, ये अपनी इस इकोनॉमिक पावर को दिखाते हैं कि औकात में रहो, मारेंगे बहुत। पॉलिटिकल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, देखो सबसे बड़ी बात इसके अंदर है यूएन, यूनाइटेड नेशंस के अंदर 2 परमानेंट मेंबर्स, 2 तो परमानेंट है, वीटो है, 2 परमानेंट मेंबर्स प्लस बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स जो 2-2 साल में सिलेक्ट होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स। इसलिए अब इसका फायदा क्या है, मान लीजिए कोई प्रपोजल लाया गया चाइना के द्वारा या किसी के द्वारा, यूएस कोई प्रपोजल लेकर के आता है, 2 परमानेंट मेंबर कौन है, ब्रिटेन और फ्रांस। अगर कोई प्रपोजल आया, मान लीजिए यूएस, आगे कल चल के सब लोग जो है इस देश पे हमला कर देंगे, मारेंगे इन लोगों को, इन लोगों ने वीटो कर दिया, नहीं होगा, तो अल्टरनेट है ना, आपने यूएस को रोक दिया, सैंक्शन नहीं किया, आपने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, नहीं हम नहीं मानते इस चीज को। पावर देखिए। तीसरा, मिलिट्री पावर, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग, यूएस के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो इसकी है, यूरोपियन यूनियन की है। और न्यूक्लियर वेपन्स, 550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं इन लोगों के पास, 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, ब्रिटेन, फ्रांस। ये आपका नोट्स बन रहा है, ये छोटा सा डायग्राम यही आपके पास 4 नंबर में आएगा। हाउ कैन यू से, या ऑन व्हाट बेसिस आप कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। दिस स्मॉल डायग्राम, ये ऐसे करना, आपको बहुत कुछ नहीं लिखना। अब सेकंड लार्जेस्ट
सोर्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक में भी बहुत आगे है यूएस। ठीक है, यूएस के पास होगा, लेकिन आप देखिए कि टक्कर तो दे रहा है यूएस को, यहां पे पॉलिटिकली इकोनॉमिकली भी टक्कर दे दी, और यहां पर सेकंड लार्जेस्ट है, अगर फर्स्ट पे आ गया तो। अब आपको ये देखना है कि यूरोपियन यूनियन यहां पर कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ समस्याएं हैं, और वो समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स। यूएस यूरोपियन यूनियन के साथ प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम है ओड्स। किसमें? फॉरेन पॉलिसी में। इनकी फॉरेन पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है। जब यूएस 2003 में इराक पे हमला करने गया, कोalition ऑफ विलिंग्स, तब ब्रिटेन तो साथ गया, ये लड़ेंगे मारेंगे इराक को, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने अपोज किया। जर्मनी फ्रांस ने अपोज किया। दूसरा, यूरोस्केप्टिसिज्म। यूरो से इनके ऊपर जो है संदेह है यूरोपियन को बहुत ज्यादा, कि यार हमारे देश की करेंसी की बजाय यूरो बहुत पावरफुल होता जा रहा है। अब 1% अगर बाद में हमें कभी निकलना पड़ गया तो यूरो कितना ताकतवर हो जाएगा हमारी खुद की करेंसी के अगेंस्ट, उस चीज का इनको डर है। बहुत सारे देश यूरो का एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने दिमाग लगाया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप यूरो को एक्सेप्ट नहीं करते तो छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मत कीजिए। बहुत सारे देश यूरो को करेंसी के रूप में यूज नहीं करते। तीसरा, नो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए। फ्रांस की जनता ने इसके बिल्कुल विरोध में जो है विरोध कर दिया इस चीज का, और ये लोग नहीं बना पाए। अब देखिए ब्रिटेन, एक छोटा सा केस बचता है जिसको हम बात करेंगे ब्रेक्सिट पे। देखिए अब बात करते हैं ब्रेक्सिट पे। ये ब्रेक्सिट क्या है? ब्रेक्सिट दो चीजों से बना है, ब्रिटेन प्लस एग्जिट। अब ब्रिटेन बाहर निकल रहा है, किससे बाहर निकल रहा है? यूरोपियन यूनियन से, यूरोपीय संघ से, ईयू से बाहर निकल रहा है। इसका कारण देखिए क्या है। ब्रिटेन 1973 के अंदर यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना, और यूरोपियन यूनियन के अंदर बॉर्डर कंट्रोल्स नहीं है, यानी कि उसके अंदर जो देश है उन देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उन देशों के बीच में लोगों का आना जाना ऐसे होता है जैसे भारत के राज्यों के बीच होता है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान बेचेंगे तो जीएसटी भले देना पड़े आपको, लेकिन कोई एक्स्ट्रा चीज जैसे कि आपको उस राज्य से निकलते हुए टैक्स देना पड़े, फिर दूसरे राज्य में जाते हुए टैक्स देना पड़े, ऐसा कोई टैक्सेशन का सिस्टम नहीं है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। यहां पर क्या था, एक देश से निकलेगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, और दूसरे देश में आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी, तो सामान महंगा हो जाता था। लेकिन ईयू ने इसको खत्म कर दिया और सामान इधर उधर आराम से जा सकता है। जैसे देश के अंदर लेबर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेम यहां पर भी मूव कर सकते हैं, वीजा पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी। गड़बड़ क्या होती है कि यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट 10 सितंबर 1952 को बना यूरोपियन पार्लियामेंट। और इस यूरोपियन पार्लियामेंट में क्या है कि विभिन्न देशों के लोग, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट है, फ्रेंच पार्लियामेंट है, जर्मन पार्लियामेंट है, ठीक है, आपके पास इटली का पार्लियामेंट है, ऐसे सारे पार्लियामेंट अपने अपने पार्लियामेंटेरियंस में से कुछ लोगों को चुन करके यूरोपियन पार्लियामेंट में भेजते हैं। और यूरोपियन पार्लियामेंट जो नियम बनाती है वो सभी देशों को मानना पड़ता है जो इसके सदस्य हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्या किया, 2015 का रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ। 2015 में सीरिया का जो रेफ्यूजी क्राइसिस था, रेफ्यूजी क्राइसिस, इस रेफ्यूजी क्राइसिस में यूरोपियन यूनियन ने यह कहा, यूरोपियन पार्लियामेंट ने यह कहा कि आपकी पॉपुलेशन के आधार पे कुछ परसेंट लोग, मान लीजिए 3%, 4%, 6%, 2%, ऐसे रेफ्यूजीज आपको अपने यहां पर रखने होंगे, शरणार्थी अपने यहां पे आपको रखने होंगे। और ब्रिटेन की एक राइट विंग पार्टी जिसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि एक राइट विंग पार्टी है, नेशनलिज्म की बात करती है, इसने मना कर दिया। इसने पूरे ब्रिटेन में, पहले से इसके खिलाफ थे। इसकी एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, वो भी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालना चाहती थी यूनाइटेड किंगडम को, लेकिन नहीं निकाल पाए। लेकिन जैसे ही ये रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ तो जैसे ही 2015 में रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ, यूरोपियन पार्लियामेंट ने जैसे ही ये कहा कि यूरोपियन यूनियन के हर
सदस्य देश को इन रेफ्यूजीज को अपनी जनसंख्या के कुछ प्रोपोर्शन में अपने यहाँ पे शरण देनी पड़ेगी। तब कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रिटेन में माहौल बनाया कि आपकी अस्मिता को खतरा है, आपके घरों पे ये लोग आकर के कब्जा करेंगे किसी एक दिन, और माहौल पूरा इस तरह से बना। इस कंजर्वेटिव पार्टी ने 2016 में एक रेफरेंडम करवाया जिसमें 52% लोगों ने 51.9% लोगों ने जो है किसके फेवर में वोट किया, ब्रेक्सिट के, और 2020 में ये पूरी तरीके से बाहर निकल गए ब्रेक्सिट से, यानी कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का बाहर हो गया, यानी कि ब्रिटेन विल बी ट्रीटेड एज अनदर नेशन, किसी और देश की तरह यूरोपियन यूनियन के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा। इसका नुकसान भी हुआ, अब इसकी कंपनीज को वहां से हटना पड़ा, क्योंकि अब डायरेक्ट, पहले तो सब कुछ चलता था, यूनिफॉर्म लॉज थे, लेकिन अब नहीं रह सकते थे। कंजर्वेटिव पार्टी में भी दो धड़े थे, एक पार्ट फेवर कर रहा था कि ब्रिटेन ईयू के अंदर रहे, और दूसरा पार्ट कह रहा था कि ब्रिटेन बाहर निकले, और इस दूसरे पार्ट के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, और ब्रिटेन फाइनली निकल गया यूरोपियन यूनियन से। ये था पूरा यूरोपियन यूनियन, और अब आप इसको पढ़ें, डायग्राम बना के रखें और एनसीईआरटी पढ़ें, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लें।